आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग फॉर सेल्स ऑन अप्रूवल। जो चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है, 5 मार्क्स का चैप्टर है और आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा की रोल निभाएगा ये चैप्टर। मान लीजिए आप लोग बहुत मझधार में अटके हुए हैं, पास फेल का मझधार है, ये चैप्टर कर लोगे तो 5 मार्क्स का 5 मार्क्स एकदम सिक्योर कर पाओगे। बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। क्या नाम है इसका? अकाउंटिंग फॉर सेल्स ऑन अप्रूवल। सबसे पहले भैया ये बताओ कि सेल्स का मतलब तो हम लोग जानते हैं, सेल्स ऑन अप्रूवल क्या होता है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल सेट किया है, वो एग्जांपल आपको समझाते हैं और बताते हैं, बस आप लोग गौर से सुनिएगा, ठीक है। देखिए यहां पे मैं हूं एजे, मान लीजिए कि मैं पार्ट टाइम में लोकल एयरफोन बनाता हूं। लोकल एयरफोन मतलब पता है ना, जो एयरफोन 20-30 रुपए में मिलता है मार्केट में, ट्रेन्स व्रेन्स में मिलता है लोकल एयरफोन, ठीक है। तो मैं क्या हूं? लोकल एयरफोन का मैन्युफैक्चरर हूं मैं, ये समझ लो। और मेरा जो स्टूडेंट है विकास, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। उसका क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। मैं वो लोकल एयरफोन्स को लेके विकास के इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गया, विकास को बोला, विकास जी आप तो मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, एक काम करो, ये जो एयरफोन है ना वो बेच दो आप, वो ले लो आप मेरे से और वो बेचना अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप में। विकास ने बोला, हैं सर आप तो मेरे को लोकल एयरफोन दे रहे हो, लेकिन मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप में सिर्फ ब्रांडेड एयरफोन्स बेचता हूं और पब्लिक भी तो वही खरीदेगी। सोनी, सैमसंग, यही सब सारे एयरफोन्स का ज्यादा सारा डिमांड रहता है, सोनी, सैमसंग, बोट। तो विकास ने मेरे को बोला कि आपका क्या भरोसा कि ये लोकल एयरफोन्स चलेगा या नहीं चलेगा, क्या भरोसा कि पब्लिक खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, मुझे तो ये नहीं पता। अगर आपसे मैं अभी के अभी खरीद लेता हूं ये चीज, फिर तो मेरा नुकसान हो जाएगा ना सर। मैं बोला हाँ ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे करके उसको मनाता हूं। मैं बोलता हूं कि एक काम करो, मैं कुछ एयरफोन्स तुम्हारे दुकान में रख के जाता हूं और अगर वो 20 दिन के अंदर अंदर बिक गए तब तो ठीक है, फिर तो तुम मुझे पैसे दे देना, लेकिन अगर नहीं बिके तब मैं रिटर्न लेके चला जाऊंगा। मैं क्या बोला विकास को कि मैं कुछ एयरफोन्स, कुछ लोकल एयरफोन्स तुम्हारे दुकान में एवे रख के जाता हूं, बिक गए तो ठीक है, मुझे पैसे ट्रांसफर करवा देना, नहीं बिके तो कोई बात नहीं, मैं रिटर्न करके मतलब रिटर्न लेके चला जाऊंगा 20 दिन में। क्लियर है कि नहीं? देखो एग्जाम्पल में भी यही लिखा हूं, एजे सोल्ड गुड्स टू विकास ऑन 5 जनवरी 2023। मैंने 5 जनवरी 2023 को बेचा एयरफोन ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस विद एन ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स विद इन 20 डेज। यानी कि उसको एक ऑप्शन दिया, किसको? विकास को एक ऑप्शन दिया कि अगर ये एयरफोन तेरे दुकान में नहीं बिका तो 20 दिन के अंदर अंदर मैं क्या करूंगा? रिटर्न ले लूंगा। ठीक है, 20 दिन का मौका दिया उसको बेचने का। इसके बाद मैं क्या बोल सकता हूं? वो एयरफोन का अभी भी असली मालिक कौन है? भैया आप है, बिकॉज आप तो उसको बेचे नहीं है ना, आप तो विकास को सेल नहीं किए हैं, आप तो विकास को अप्रूवल में दिए हैं, दुकान में बस रख के आए हैं। तो बस आप पोजीशन को ट्रांसफर किए हैं, ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं किए हैं। ठीक है, तो इन दिस केस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम एजे। सिर्फ पोजीशन ऑफ गुड्स का यहां पे ट्रांसफर हुआ है, ओनरशिप अभी भी मेरे पास है, बिकॉज मैं बेचा ही नहीं हूं, उसके दुकान में रख के आया हूं। वो एक्सेप्टेंस देगा, वो अप्रूव करेगा, तब मैं समझूंगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैं तब मानू कब कि सेल कब हुआ है? व्हेन वी रिकॉग्नाइज सेल। मेरे को कब पता चलेगा? मैं कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में मानू कि हां भाई मैंने विकास को सेल कर दिया है? ठीक है, सबसे पहले विकास जब खुद ही मेरे से कम्युनिकेट करेगा, भाई आपका प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है, आपका एयरफोन बहुत ही शानदार है, पब्लिक का ह्यूज डिमांड आ रहा है, आप मेरे को बेच दो, बस खत्म। मतलब विकास ने फोन करके मेरे को बोल दिया कि जितने भी एयरफोन्स मैंने उसको दिए थे वो बिक गए, फिर तो खत्म बात, फिर तो मैं उसको सेल मान लूंगा। उसके बाद उसको बोलूंगा कि पैसा भेज, मेरे को पैसा भेजो, सिंपल। नेक्स्ट, when the buyer does something act adopting the transaction। अब क्या हुआ ना, विकास ना
2 एयरफोन अपने घर में लेके चला गया, 2 एयरफोन अपने एम्प्लॉय को बांट दिया, 2-4 एयरफोन को काट दिया, और मतलब जो भी बचा कुचा स्टॉक था चूहा ने काट दिया उसका दुकान में। मतलब कि मेरे एयरफोन मैं जो रख के आया था विकास के दुकान में वो एकदम सेफ नहीं है, वो खराब कर चुका है। फिर तो मैं यही एज्यूम करूंगा ना, भाई तूने मेरा सामान को खराब किया है, मैं तो इसको सेल ही कंसिडर करूंगा, मैं तो इसको सेल ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसको सही से रखना, तुमने सही से नहीं रखा और तुम लापरवाही दिखाए, इसके वजह से मेरा प्रोडक्ट डैमेज हो चुका है तुम्हारे दुकान में, तुम्हारे पोजीशन में। तो इसी के वजह से तुमको तो सेल मानना ही पड़ेगा और तुम मेरे को पैसा भेज इसका, ठीक है। अब थर्ड केस, जब बायर ने कुछ कम्युनिकेट ही नहीं किया, मैंने 20 दिन का मौका दिया था ना, 20 दिन के बाद भी वो कुछ कम्युनिकेट नहीं किया मेरे से, एक्सेप्टेंस बोला ही नहीं कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं या रिजेक्ट कर रहा हूं, उस केस में क्या होता है बेटा, उस केस में आप सेल कंसिडर कर लेते हो, उस केस में आप सेल मान लेते हो। 20 दिन के अंदर अंदर अगर वो जवाब नहीं दिया कि मैं ले रहा हूं ये प्रोडक्ट या मैं नहीं ले रहा हूं, उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आप सेल मान लेते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन दूर हो गया आपका। ओके सर, सेल्स ऑन अप्रूवल का अकाउंटिंग कैसे होता है, किस किस वे में हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं? तो सुनो, अकाउंटिंग का 3 मेथड्स है, मतलब कि अकाउंटिंग सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड है, 3 सर्कमस्टेंसेस पे अकाउंटिंग डिपेंड करता है। फर्स्ट सर्कमस्टेंसेस, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल कैजुअली लो, यानी कि बहुत ज्यादा लो ट्रांजैक्शन आप करते हो, गुड्स ऑन अप्रूवल वाला धंधा आप करते ही नहीं हो, कभी कभार रेयरली आप कर दिए, ऐसा वाला कुछ सर्कमस्टेंसेस है मान लो, उसके लिए आप ऑर्डिनरी सेल्स मेथड को ही फॉलो करोगे। बताऊंगा क्या होता है ऑर्डिनरी सेल्स मेथड, और यही एग्जामिनेशन में आता है, यही आता है, यही मेथड आता है। और 2 जो मेथड है वो नालायक मेथड है, नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहला सर्कमस्टेंसेस में बोला कि जब आप सेल्स ऑन अप्रूवल करते हो, बहुत लो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन आपका है, ज्यादा आप नहीं करते हो, ठीक है, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में ऑर्डिनरी सेल्स मेथड से आप ट्रांजैक्शन करोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट सर नेक्स्ट, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट मैनर में आप करते हो सेल्स ऑन अप्रूवल वाला बिजनेस, सेल्स ऑन अप्रूवल वाला धंधा आप अगर बहुत फ्रीक्वेंट मैनर में करते हो, बहुत फ्रीक्वेंट मैनर में, विकास हर किसी पर्सन से ही ऐसे ऐसे करके ले लेता है और सेल्स ऑन अप्रूवल वाला बिजनेस करता है, उसके लिए विकास को मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या मेंटेन करना पड़ेगा? मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स। और अगर ज्यादा करते हो न्यूमरसली या तो फ्रीक्वेंटली, दोनों केस में ही मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स विकास को मेंटेन करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंटली मतलब हफ्ते में 2-3 बार 4 बार, फिर भी मेमोरेंडम रिकॉर्ड मेंटेन करो। न्यूमरसली मतलब भाई हफ्ते में 7 के 7 दिन ही तुम सेल्स ऑन अप्रूवल कर रहे हो, किसी न किसी के साथ सेल्स ऑन अप्रूवल वाला ही धंधा कर रहे हो, उन दोनों केस में आपको मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। हाँ तो भैया कैजुअली लो क्या होता है? 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार अगर कर दिया, 1 महीने में एक बार कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैजुअली लो। तो उसके लिए तुम सेल्स मेथड ही फॉलो करो, सेल्स वाला जो ट्रांजैक्शन करता था ना बचपन में वही करो, ठीक है। अब इस चीज पे ही हम लोग को ज्यादा फोकस करना है। कैजुअली लो वाला आपका बहुत ज्यादा पूछता है, फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली वाला एकदम पूछा ही नहीं गया है अभी तक एग्जामिनेशन में, और इसके लिए मैं करवा भी दूंगा सम, आप टेंशन मत लो, लेकिन कैजुअली लो पे ज्यादा फोकस करो। अगर आप गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल करते हैं विद कैजुअली लो, बहुत ही ज्यादा कम करते हैं, ठीक है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल वाला बिजनेस बहुत ही ज्यादा कम है, उस केस में आप क्या क्या एंट्री पास कीजिएगा। सबसे पहले एंट्रीज देखेंगे, इसके बाद इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे। आइए सबसे पहले फॉर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, अगर आपने अप्रूवल में सेंड किया एक गुड्स, उसका हिसाब तो रखना पड़ेगा ना, उसका एंट्री तो करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या एंट्री करेंगे? सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ओके, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेकंड, अगर सामने वाला बंदा रिटर्न कर दिया आपका गुड्स, वो बोला कि नहीं नहीं हमारे दुकान में ये सारे गुड्स नहीं बिक रहे हैं, उस केस में आप इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे, सीधा बात है, सेल्स टू सन्ड्री डेटर्स। अगर रिटर्न कर दिया तो सेल्स टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, ठीक है।
हम लोग को सबसे पहले इसको सेल ही समझना है। लेकिन अगर कोई रिटर्न कर दिया तो सीधा सा बात है, रिटर्न वाला एंट्री मार दीजिए, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। नेक्स्ट, इफ द कस्टमर एक्सेप्ट द गुड, अगर कंज्यूमर्स ने एक्सेप्ट कर लिया इनवॉइस प्राइस में, मतलब जो प्राइस मैंने बोला था, मान लीजिए 100 रुपया बोला था और 100 रुपया में ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो गुड्स को, तो उसके लिए तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है एंट्री का, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग एंट्री कर चुके हैं। ऑलरेडी हम लोग इसका एंट्री, सेल का तो एंट्री कर ही चुके हैं ना फर्स्ट ट्रांजेक्शन में। बस अगर वो कस्टमर रिटर्न करेगा फिर हम लोगों को रिवर्सल एंट्री मारना पड़ेगा, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा फिर कोई एंट्री का रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर कोई एंट्री का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, समझ गए कि नहीं बताओ। इसके बाद वाला केस देखो, एट ए प्राइस हायर देन इनवॉइस प्राइस। मान लीजिए मैंने 100 रुपए में उसको बोला था लेकिन वो 120 में बेच दिया, भाई 20 रुपए का तो मुनाफा हो गया ना। लेकिन मैंने रिकॉर्ड कितने का किया है, सिर्फ मैंने 100 का रिकॉर्ड किया है। मैंने सेल्स कितने का रिकॉर्ड किया है, 100 का रिकॉर्ड किया है। और कितने का रिकॉर्ड करना है मुझे, और 20 रुपए का सेल रिकॉर्ड करना है मुझे। तो इसके लिए वापस से एंट्री मार देंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 20 रुपए। 100 रुपए तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था ही, लेकिन क्या किया मेरा कस्टमर ने ना, जिसको भी मैंने सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे दिया था वो ज्यादा में बेच दिया। इसी के लिए मैं क्या किया, 20 रुपए का और एक सेल मार दिया। ठीक है, रिकॉर्ड दिखाना है ना मुझको। इसके बाद एट ए प्राइस लोअर देन इनवॉइस प्राइस, अगर मान लीजिए 100 का गुड्स है और उसको वो 80 में बेच दिया तो मेरा नुकसान कितने का हुआ, 20 का नुकसान हुआ। लेकिन मैंने सेल्स कितने का रिकॉर्ड करके रखा था, 100 का रिकॉर्ड करके रखा था। मैंने सेल कितने का रिकॉर्ड करके रखा था, 100 का रिकॉर्ड करके रखा था। तो ये 20 को मैं ये एज्यूम करूंगा कि ये 20 का रिटर्न हो चुका है, रिवर्सल एंट्री मार दूंगा। रिवर्सल एंट्री मारना पड़ेगा हमको, है कि नहीं, क्योंकि 100 का गुड्स तो 80 में बेच के रखा है इन्होंने, 20 रुपए तो नुकसान हो गया ना। नुकसान के लिए क्या करे, डेटर्स टू सेल्स था, सेल्स टू डेटर कर दीजिए 20 रुपए करके। क्लियर है कि नहीं बताइए। नहीं भी क्लियर है तो क्वेश्चन कराएंगे, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा सफाचट। क्वेश्चन के लिए वेट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब एक बात आप लोग समझ जाइए, जब ईयर एंडिंग हो जाता है ना, तब ना हर एक अकाउंटिंग फर्म को इन्वेंट्री का हिसाब दिखाना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तुम करते हो ना, वहां पे क्या होता है ना, हिसाब दिखाना पड़ता है। मान लीजिए मैंने विकास को 100 रुपए, मतलब कि मान लीजिए मैंने विकास को 100 गुड्स दिया था, उसका अप्रूव अभी तक नहीं आया, उसने अप्रूव अभी तक नहीं किया है उसको, और वो टाइम पीरियड अभी भी चल ही रहा है। 31 दिसंबर आ चुका है जहां पे मुझे स्टॉक दिखाना है अपना। ओनरशिप तो ट्रांसफर अभी भी विकास को मैं किया ही नहीं हूं, विकास के दुकान में मैं 100 गुड्स को छोड़ के आ गया हूं। तो उस केस में मैं क्या करूं, स्टॉक भी दिखाना है ना मुझे। उस केस में मुझे रिवर्सल मारना पड़ेगा, उस केस में मुझे रिवर्स वाला एंट्री मारना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट एट द ईयर एंड हो जाएगा। एट द ईयर एंड एक जर्नल एंट्री में पास करूंगा, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। क्यों, क्योंकि मुझे वो हिसाब तो दिखाना पड़ेगा ना कि ओनरशिप मेरे पास ही है, विकास के पास नहीं है। तो इसके लिए ये रिवर्सल एंट्री मुझे मारना पड़ रहा है। ओके 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 ओके। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में कितना रिकॉर्ड करेंगे भैया, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। ट्रेडिंग अकाउंट में मैं सेल प्राइस में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करूंगा। मैं अपना खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, ना कि प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या रिकॉर्ड करते हो क्या, नहीं, खर्चा रिकॉर्ड करते हैं कि कितना एक्सपेंसेस। आइए अभी हम लोग ने जो कुछ भी समझा इसको एक प्रैक्टिकल सम्स के माध्यम से हम लोग पूरा समझते हैं और करते हैं। ठीक है, इस सम को आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिए, नोट कर लीजिए पॉज करके, और जर्नल का फॉर्मेट भी बना लीजिए, बिकॉज एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे करके हम लोग जर्नल करते जाएंगे। शुरू करते हैं, रीडिंग करना शुरू करता हूं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एजे इंडस्ट्रीज सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 2016। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सितंबर 15 सेंड्स गुड्स टू कस्टमर, तो इसका एंट्री क्या हो जाता है, डेटर्स टू सेल। अगर मैं सेल को अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में भी भेज रहा हूं तो जो पहला वाला एंट्री होगा ना वो डेटर टू सेल ही होगा, जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आइए लिखते हैं,
फर्स्ट एंट्री क्या होगा, कब हुआ था, 2016 सितंबर 15, डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल। ठीक है, गुड्स को भेजा गया, उसका एंट्री हम लोग कर दिए 1 लाख 1 लाख। इसका एक नरेशन भी लिख दीजिए अच्छे से, बीइंग बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या लिखा हुआ है, अक्टूबर 20, अक्टूबर 20 को नेक्स्ट एंट्री लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। मैंने क्या बताया था कि अगर कस्टमर रिटर्न करता है गुड्स तो एंट्री करो, लेकिन कस्टमर एक्सेप्ट करता है तो एंट्री मत करो, क्योंकि ऑलरेडी तुमने एंट्री कर लिया डेटर टू सेल, ऑलरेडी हमने सेल्स का एंट्री कर लिया है। लेकिन अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो ही हम लोग रिवर्सल एंट्री मारेंगे, वरना अप्रूव करता है तो कोई एंट्री करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, तो इस बार तो रिटर्न किया है अक्टूबर 20 को। चलिए, तो अक्टूबर 20 को क्या हो जाएगा, जितना का रिटर्न किया ना उतना रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 1 लाख के गुड्स में से 40,000 रिटर्न कर दिया। तो चलिए आइए रिवर्स कर दीजिए इसको। तो रिवर्स कैसे होगा, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट। ठीक है, कितने का गुड्स है, 40,000 का, लिख दीजिए नरेशन में, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। बहुत ही ज्यादा इजी है, बाय द कस्टमर। ओके, 1 लाख का गुड्स था, इसमें से 40,000 का गुड्स ने रिटर्न कर दिया, बचा कितना है अभी, 60,000। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नवंबर नवंबर 25 को क्या हो रहा है देखिए, रिसिप्ट लेटर ऑफ अप्रूवल ₹40,000, यानी कि 40,000 का गुड्स अप्रूव कर दिया, 40,000 का गुड्स अप्रूव कर लिया फाइनली। तो अप्रूवल के लिए क्या कोई एंट्री रिक्वायरमेंट है, नहीं, अप्रूवल के लिए कोई एंट्री नहीं रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर दिया है अप्रूवल को, डेटा टू सेल ऑलरेडी रिकॉर्ड है, इसीलिए रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए लिखिए, कौन सा तारीख था, 1 मिनट, ऐसे ही लिख दीजिए, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, लिख दीजिए 24 नवंबर, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर गुड्स अप्रूवल। इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है, जिससे समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद 31 दिसंबर आ गया है। 31 दिसंबर मतलब ईयर एंडिंग आ गया है, जहां पे कस्टमर्स को अपना हिसाब दिखाना पड़ेगा। जब मैं किसी को सेल किया हूं और वो अभी तक भी कंफर्मेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन मेरे को तो अपना हिसाब दिखाना है ना 31 दिसंबर को, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तो बनाना है ना, उसमें सारे के सारे हिसाब मैच करवाने हैं, इन्वेंट्री कैलकुलेशन करवाने हैं। लेकिन अभी तक भी गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग 20,000 अप्रूवल। 1 लाख का पूरा गुड्स था, समझने की कोशिश कीजिए, 1 लाख का गुड्स था, 40,000 रिटर्न कर दिया कस्टमर ने और 40,000 का गुड्स अप्रूव कर दिया। इन दोनों चीज का एंट्री पास हो चुका है, लेकिन 20,000 के गुड्स के बारे में अभी भी कस्टमर ने हमें कुछ इन्फॉर्म किया ही नहीं है। हम वेट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और ईयर एंड आ चुका है फाइनली। फाइनली क्या आ चुका है, ईयर एंड। तो ईयर एंडिंग में तो हमें दिखाना पड़ेगा, हिसाब पूरा का पूरा मैच होना चाहिए। ऐसा तो हम लोग नहीं दिखा सकते कि सेल कर दिए हैं ऑलरेडी, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ईयर एंड में हम लोग रिवर्स कर देते हैं मजबूरी में, बिकॉज हिसाब दिखाना है, रिवर्स कर देते हैं ईयर एंड में। जैसे रिटर्न वाला एंट्री करते हैं, वैसे ईयर एंड में हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। याद करिएगा, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 31 दिसंबर, रिवर्स कर देंगे तो क्या एंट्री हो जाएगा, सेल्स टू डेटर। जैसे नॉर्मली सेल्स टू डेटर का रिवर्स कर देते थे, वैसे ही सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। कितने का, 20,000 का,
20,000 का पता आता नहीं है, इसीलिए 31 दिसंबर को हमें रिवर्स करना पड़ा। लिखिए बीइंग कैंसलेशन, लिखिए बीइंग कैंसलेशन, कैंसलेशन ऑफ सेल ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स अप्रूव्ड, गुड्स अप्रूव्ड of goods approved at the year end, at the year end। ठीक है, इसके बाद इन्वेंट्री में भी दिखाना पड़ेगा ना, इन्वेंट्री का भी कैलकुलेशन हमें दिखाना पड़ेगा, इन्वेंट्री का भी कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो ना स्टॉक, तो ये जो 20,000 का जो अनअप्रूव्ड अवेटिंग है, अनअप्रूव्ड अवेटिंग का जो माल है, इसको आप स्टॉक में दिखाओगे ना, रिकॉर्ड करोगे स्टॉक में। तो आइए रिकॉर्ड करते हैं, इसका भी एंट्री है 31 दिसंबर को ही होगा ये। इन्वेंट्री विथ कस्टमर, लिखिए इन्वेंट्री विथ कस्टमर, विथ कस्टमर मतलब कस्टमर के पास इन्वेंट्री है सेल और रिटर्न बेसिस में, सेल और रिटर्न बेसिस में। अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग को दिखाना पड़ेगा, स्टॉक चेक कराना पड़ेगा, इन्वेंट्री चेक कराना पड़ेगा, है ना, कि कस्टमर के पास है अभी लेकिन मेरा ही है अभी भी, क्योंकि अप्रूव किया नहीं है, ओनरशिप रिमेन्स विथ मी। ठीक है, कितने का है? 20,000 का स्टॉक था ना, लेकिन ये 20,000 तो बाबू सेलिंग प्राइस था, ये 20,000 क्या था? ये तो सेलिंग प्राइस था, लेकिन हमें तो कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करना होता है। हम अपना खर्चा दिखाएंगे, हम अपना सेल क्यों दिखाएंगे? इसीलिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में वापस से आओ, क्वेश्चन में देखो कॉस्ट प्लस 33 1/3 यानी कि 33.33% का प्रॉफिट मार्जिन था, लेकिन हमें कॉस्ट निकालना है बाबू, हमें क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है। चलिए कैसे निकालते हैं हम बताते हैं आपको, ठीक है। यहां पे वर्किंग नोट कर दीजिएगा नीचे में, वर्किंग नोट नंबर 1, एज्यूम, लिखिए एज्यूम कॉस्ट इक्वल्स टू 100%, कॉस्ट इक्वल्स टू 100, ठीक है, कॉस्ट इक्वल्स टू 100। प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट मार्जिन कितना बोल के रखा था बाबू बताइए तो? 33.33 प्रॉफिट मार्जिन हम लोग को बोल के रखा था, मतलब कि 33.33। तो ये बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या रहेगा फिर? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है ना, खर्चा प्लस जो प्रॉफिट है उसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। खर्चा कितना है? 100, प्रॉफिट कितना है? 33/33, तो 133.33, ठीक है। तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे अभी? कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कितना का था गुड्स? एक मिनट, गुड्स कितने का था? 20,000 का था, 20,000 का गुड्स था ना, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप लोग को ऐसा करना पड़ेगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 133.33, अच्छे से लिखता हूं, 20,000 डिवाइडेड बाय 133.33 इंटू 100, ठीक है। सेलिंग प्राइस वही था ना, चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना निकल रहा है? 15,000 पॉइंट में कुछ निकल रहा है, तो 15,000 हो जाएगा आपका, ठीक है। 15,000 निकल गया, तो हम लोग अपना कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, और कॉस्ट प्राइस के वैल्यू से ही हम लोग इन्वेंट्री को बिठाते हैं। जब हम लोग अपने इन्वेंट्री को रीचेक करवाएंगे ना, तो हम लोग अपना खर्चा दिखाएंगे, ना कि सेल दिखाएंगे। वापस से हम बोल दे रहे हैं, तो 15,000 15,000, ठीक है, 15,000 15,000। ये करना बहुत ज्यादा इजी है, 4 एंट्री पास करना है नॉर्मली, और कुछ नहीं, बस सेल्स ऑन अप्रूवल चैप्टर खत्म। सबसे पहले कस्टमर टू सेल, अगर सेल हुआ है मान लीजिए, तो डेटा टू सेल आप लोग कर सकते हैं, डेटा टू सेल, सेल वाला एंट्री मार दिए। इसके बाद कोई रिटर्न किया तो उसको रिवर्स कर दो, सेल्स टू डेटर। अप्रूव किया तो इसके लिए कोई भी एंट्री का रिक्वायरमेंट
नहीं है, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर गुड्स अप्रूवल। इसके बाद 31 दिसंबर आ गया। 31 दिसंबर में आपको ना चाहते हुए भी रिवर्सल करना पड़ेगा, बिकॉज अब चेकिंग करवाना है। ना चाहते हुए भी आपको अब रिवर्सल करना पड़ेगा। तो डेटर टू सेल्स था ना, तो सेल्स टू डेटर कर दो, रिवर्स कर दो उसको, सिंपल कैंसलेशन कर दो। और 31 दिसंबर को आप इन्वेंट्री में भी चेक करवाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखते हो टू बाय स्टॉक। तो इन्वेंट्री में क्या लिखोगे? इन्वेंट्री में कॉस्ट प्राइस पे लिखना, सेलिंग प्राइस पे बिल्कुल मत लिखना। कॉस्ट प्राइस पे पहले निकाल लेना, इसके बाद लिखना। यहां पे प्रॉफिट अगर 33.33 है तो इन्वेंट्री में हम लोग प्रॉफिट जोड़ के थोड़ी ना लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बिल्कुल इस तरह से तो आप निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस पे हम लोग सेल्स ऑन अप्रूवल निकालेंगे और लिख देंगे इन्वेंट्री विद कस्टमर, सेल्स ऑन सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग सेल्स ऑन अप्रूवल को खत्म कर लेंगे, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।